हेलो लर्नर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उसके लिए सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं, यानी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र को। ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? यूनिफॉर्म, इस तरीके से। तो हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक कॉइल को रखेंगे और हम यहाँ एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहे हैं, यानी कि आयताकार कुंडली को ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे P, इस पॉइंट को लिख लेते हैं Q, इस पॉइंट को लिख लेते हैं R एंड इस पॉइंट को लिख लेते हैं S, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई और इस पे सपोज I एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा I एम्पियर का करंट हो गया। अब देखिए, ये जो है आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, यानी आयताकार कुंडली है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि घूर्णन अक्ष है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। वो आपकी ये है, ठीक है। ये हो गई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि घूर्णन अक्ष, ठीक है। डॉट 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 थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। और इसमें देखिए, ये जो आपका PS है एंड QR है, इसको मान लेते हैं PS इक्वल्स टू QR, इसको मान लेते हैं B। ये आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, यानी जो आयताकार कुंडली है, उसकी जो ब्रेथ है हम उसको B मान रहे हैं, यानी चौड़ाई को B मान रहे हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई PQ और RS, PQ इक्वल्स टू RS को हम मान रहे हैं स्मॉल l, ठीक है। ये लंबाई हो गई। देखिए, आपका जो रेक्टेंगल होता है उसकी लंबाई होती है, ब्रेथ होता है, तो ये आपकी PQ और RS आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो PQ RS बराबर है और इसको हम L मान रहे हैं। उसी तरीके से रेक्टेंगल की जो साइड है PS, ये QR के बराबर होगी और इनको हम मान रहे हैं स्मॉल b, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि अगर कोई कॉइल है या फिर कुछ भी आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिस ऐसा कंडक्टर, ऐसा चालक जिसमें कि आपका धारा प्रवाहित हो रही है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर एक बल लगता है। इसको हमने पढ़ रखा है, ठीक है। बल लगता है उस पर, तो उस बल का जो फोर्स लगेगा इस कॉइल पे, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण, उसका डायरेक्शन पहले हम निकाल लेते हैं। बाद में हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, पहले हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहले हम जो फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, पहले हम PQ और RS जो साइड्स हैं, उसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो किस तरीके से लगेगा, क्या डायरेक्शन होगा, उसको पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो PQ है आपका, ये आपका करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसे है, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं और फोर्स का डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इधर से देखिए ऐसे करना पड़ेगा कुछ, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया उंगलियां, और ये अंगूठा हो गया आपका कौन सा डायरेक्शन, करंट का। तो आपका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये करंट देखिए कुछ ऐसा है ना, नीचे की तरफ, ये देखिए करंट नीचे की तरफ हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा हो गया, उधर की तरफ हो गया, तो ऐसा होगा। तो ये आपका जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
इसको अभी हम बाद में मानेंगे। आप समझ के फोर्स का देखिए, फोर्स का जो डायरेक्शन है आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं और राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए करंट है जो आपका वो नीचे की तरफ है, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, जो आप कोशिश करिएगा, जो करंट है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसे है, उधर की तरफ है। तो ये जो पाम होगी, हथेली होगी, वो किस तरफ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, वो आपका फोर्स का करती है। तो इस तरीके से है ना, आपका करंट ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स ऐसे होगा। तो वही मैंने आपका फोर्स का डायरेक्शन बनाया, ठीक है। अभी इसकी नेमिंग हम बाद में करेंगे, पहले आरएस के लिए भी देख लेते हैं। अब आरएस का देखिए, जो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो ये जो आपकी हथेली होगी ये किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगी, ये फोर्स का करेंगी। तो ये देखिए इस तरीके से फोर्स कैसे हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और ये आपका बाहर की तरफ आ रहा था, तो ये आपका अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये फोर्स आपका बाहर की तरफ है, ये फोर्स आपका अंदर की तरफ है। अब बात कर लेते हैं पीएस में, पीएस साइड में कैसा फोर्स लगेगा। तो पीएस साइड के लिए देखिए, इस साइड में फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए आपको इस कॉइल को ऐसे ना सपोज करके ऐसे सपोज करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हाँ आपको रूल अप्लाई करने में दिक्कत होगी, चाहे आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करिए, चाहे आप राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करिए, दोनों ही रूल को इस तरीके से अप्लाई करने में दिक्कत होगी, नहीं कर पाएंगे हम। तो उसके लिए रूल को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को ऐसे सपोज ना करके ऐसे लेना पड़ेगा। सपोज ये है कॉइल, इस तरीके से ऐसे ना करके ऐसे में है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो साइड्स हो गई आपकी क्या हो गई, पीक्यू हो गई, और ये वाली साइड आपकी एसआर हो गई, ऐसे हो गई। अब ऐसे होगी तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया ना, ये करंट का डायरेक्शन हो गया आपका, ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया। देखिए करंट का डायरेक्शन अब ऐसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ हो गया। तो ये हो गया हमारा फोर्स का डायरेक्शन। तो हमारे फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको? एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। देखिए ये सपोज आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है जो ऐसे में रखा गया है। अब इसको हम ऐसे ना रख के ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही रख के आप क्या कर पाओगे, रूल को अप्लाई कर पाओगे, वैसे नहीं हो पाएगा। चाहे आप फ्लेमिंग करिए, चाहे आप इसका करिए राइट हैंड पाम रूल का, दोनों ही अप्लाई नहीं कर पाओगे ऐसे करके। ऐसे करना पड़ेगा आपको। इस कॉइल को हमने जो ऐसे रखी है वो आप ऐसे ना करके ऐसे रख रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ, ऐसा हो गया करंट का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड तो आपका है ही ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसा है, तो फोर्स कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, ऊपर की तरफ। तो इसलिए फोर्स का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ है। फिर सेम नीचे क्यूआर के लिए भी देख लेते हैं। देखिए जो क्यूआर अब आपने जैसे पीएस के लिए किया वैसे ही हमें क्यूआर के लिए भी करना पड़ेगा। तो ये कॉइल अब हमने ऐसे घुमा दी, ऐसे घुमा दी, तो करंट जो ये आप अब आपकी क्यूआर साइड हो गई। ये वाली साइड कौन सी हो गई आपकी, क्यू आर। तो ये क्यू आर हो गई। तो क्यू आर जो साइड है अब ऐसे हो गई, और क्यू आर में देखिए करंट क्यू से आर की तरफ जा रहा है, तो क्यू से आर की तरफ जाएगा, नहीं ऐसे जा रहा है करंट। आपका करंट ऐसा हो गया, करंट ऐसा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया। तो अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा ना ऐसे। तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन आपका नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स का डायरेक्शन। अब नेमिंग कर लेते हैं। इसको F1 फोर्स मान लेते हैं, इसको F2 कंसीडर करते हैं, इसको F2 लिख लेते हैं, नीचे वाले फोर्स को F3 लिख लेते हैं, और इस वाले फोर्स को F4 लिख लेते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको? फोर्स का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। ये F2 और F4 में तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन F1 F3 में है कि आपका कॉइल जो है ऐसा ना लेके हम ऐसा ले रहे हैं। अगर ऐसा लेंगे तो S से P की तरफ करंट ऐसा होगा, और QR के लिए लेंगे तो Q to R ऐसा होगा करंट, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स हमने निकाला। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर जो फोर्स F1 है और F3 है, देखिए ये दोनों फोर्सेस जो F1 और F3 हैं ये आपका मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कोलिनियर फोर्सेस हैं, यानी कि जो ये दो फोर्सेस हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन आपके सेम लाइन के अलोंग है, जो कि आपकी क्या है, जो आपकी जो कॉइल के आपके एक्सिस है, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी लाइन के अलोंग आपकी ये दोनों फोर्सेस हैं, है कि नहीं है। देखिए F1 F3 उसी लाइन के अलोंग है, अर्थात ये आपके F1 और F3 जो दो बल हैं वो आपके परिमाण में भी बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट दिशा में भी हैं, ठीक है। फिर ये दोनों क्या है, संरेखित बल हैं। संरेखित का मतलब क्या हुआ
कि इनकी क्रियाएं, जो इनकी क्रिया रेखाएं हैं वो एक ही है, यानी एक ही रेखा के अनुदिश या ये क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। देखिए एक ही रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं ना, पर क्या है, ये ऊपर की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है, डायरेक्शन अलग है, लेकिन जो क्रिया रेखा है उनकी वो एक ही है और वो इस रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो इस वजह से क्या होगा, F1 F3 एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर लेंगे, तो जो नेट फोर्स होगा इन दो फोर्सेस के कारण, जो नेट फोर्स होगा इस कॉइल पे जो लगेगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, जो नेट फोर्स होगा F1 F3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स आपका, यानी कि परिणामी जो बल होगा वो आपका 0 होगा। फिर आपका, क्योंकि ये कोलिनियर फोर्सेस हैं यानी संरेखित बल है, तो संरेखित होने के कारण ये टॉर्क, इनका जो टॉर्क होगा यानी जो आघूर्ण होगा वो भी इनका 0 होगा। तो अब हमें बात समझ में आ गई, जो फोर्सेस है F1 F3 इनके कारण क्या होगा, ना तो ये बल, इनका जो नेट बल होगा वो भी 0 होगा, और जो आपका नेट टॉर्क होगा यानी कि जो आपका परिणामी जो आपका बल आघूर्ण होगा वो भी आपका 0 होगा। ठीक है, तो F1 F3 हट गए। अब बात करेंगे हम किसकी, F2 और F4 की। तो F2 F4 को देखते हैं। देखिए जो F2 F4 होगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। और कोई अगर आपका कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और अगर उसको हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है यानी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो उस कंडक्टर पे, उस चालक पे जो बल लगता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है ILB sin थीटा, ये हमने पढ़ा है ना, यही फॉर्मूला हम यहाँ भी लगाएंगे। तो I हम एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, और L क्या हो गई यहाँ, L आपका PQ या RS, दोनों की बात करेंगे तो दोनों की लंबाई आपकी देख लीजिए, PQ RS दोनों की लंबाई L है, तो दोनों की केस में L हो जाएगा। B चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, B आपका सेम रहेगा। फिर देखिए जो थीटा है यहाँ पे, जो थीटा है वो कौन सा थीटा है, वो है लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, यानी कि इस PQ का और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या कहिए RS का मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आप कभी भी अगर आप इसको लेते हो, PQ RS को आप किसी भी डायरेक्शन ऐसे ऐसे अगर मोड़ते हो, तो आप देखोगे कि हमेशा L और B के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही होगा, यानी कि आपका थीटा जो है, जो आपका लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो आपका लंबाई और आपके उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो एंगल है वो हमेशा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो sin 90 हो गया, यहाँ पर sin 90 हो गया, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया ILB। ठीक है, तो F2 F4 आपका कितना आ गया, ILB। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में बराबर है। अब देखिए F2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, F4 देखिए F2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, F4 अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। ठीक है, हो गया, ये आपके मैग्नीट्यूड में भी बराबर है और एक दूसरे के ऑपोजिट भी है, तो नेट फोर्स आपका क्या होगा, 0 होगा, यानी जो परिणामी बल होगा वो आपका 0 ही आएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो F2 और F4 है वो आपके कोलिनियर फोर्सेस नहीं है, यानी कि संरेखित नहीं है। देखिए कहाँ संरेखित है, उसकी जो क्रिया रेखा है वो उधर की तरफ है और उसकी जो क्रिया रेखा है इधर की तरफ है, यानी उसके लाइन ऑफ एक्शन उधर है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, यानी कि दोनों का जो दोनों फोर्सेस है F2 F4 उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, अलग अलग है, सेम नहीं है, यानी कि F2 F4 आपका संरेखित बल है और इनकी क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हैं, एक ही रेखा के अनुदिश नहीं है। इस कारण ये क्या करेगा, कपल बनाएगा। कपल मीन्स COUPLE, कपल मीन्स होता है आपका बल युग्म। ये क्या बनाएगा, आपका बल युग्म। कौन फोर्सेस बना रहे हैं, F2 और F4। F2 F4 आपका क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे, यानी कि बल युग्म बनाएंगे, जिसे डिफ्लेक्टिंग कपल भी कहते हैं, यानी विक्षेपक आपका बल युग्म भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको डिफ्लेक्टिंग कपल या फिर विक्षेपक बल युग्म भी कहा जाता है। तो ये ऐसा क्यों बनाएंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि F2 F4 आपके कोलिनियर फोर्सेस नहीं है, इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, यानी कि ये दोनों फोर्सेस आपके क्या है, संरेखित नहीं है। संरेखित ना होने के कारण इनकी क्रिया रेखा भी अलग अलग है, इसलिए नेट टॉर्क आपका इस केस में 0 नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से ऐसे घुमाएगा। ठीक है, ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, जैसे आपकी कॉयल है ना,
ये सपोज आपकी PSQR है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमा सकता है इसको ऐसे, समझ के। फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा, रोटेट करने का काम करेगा, जो कि हमने पहले भी जो यूनिट फर्स्ट में भी इसको काफ़ी हमने डिस्कस किया था। तो क्या करेगा, घुमाने का काम करेगा, ठीक है। तो उसकी जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, उसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेट फोर्स है, यानी कि जो फोर्स आया, बल आया हमारा, वो हमारा 0 आया, लेकिन हमारा टॉर्क की कुछ वैल्यू होगी, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा तो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी कि बल गुणा गए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स कौन सा, चाहे आप F2 लीजिए चाहे आप F4 लीजिए, दोनों में से कोई भी लीजिए, क्योंकि दोनों ही फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, यानी कि परिमाण में बराबर है। तो किसी को भी लीजिए, आपका ये आपका ILB ही आएगा, ठीक है, इनटू अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आप इसको एक अंक हिंदी में भी लिख लीजिए बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। तो बल हो गया आपका ILB, चाहे F2 लीजिए चाहे F4 लीजिए। लंबवत दूरी देखिए, अब लंबवत दूरी इन फोर्सेस के बीच में क्या है, उसके लिए हमें एक नेक्स्ट फिगर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, वहां से हमें लंबवत दूरी पता चल पाएगी, ठीक है। तो दूसरी फिगर ड्रॉ करते हैं, उसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम ले रहे हैं साइड PS, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ कर ली, फिर हम PS साइड ले रहे हैं, PS हो गया ये, ठीक है, ये हमारा PS हो गया। इसको लिखिए P, इसको लिखिए S, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, जो यानी कि घूर्णन अक्ष हो गया, उसको भी ड्रॉ करते हैं। तो आपका कुछ वो इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये घूर्णन अक्ष आएगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका, ये डॉट 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 से मैंने रिप्रेजेंट किया है एक्सिस ऑफ रोटेशन को। अब देखिए मान लेते हैं ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये एंगल हम थीटा मान रहे हैं। किन के बीच का, घूर्णन अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल हम थीटा मान रहे हैं, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहिए चाहे एक्सिस ऑफ कॉइल कहिए, उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है हम उसको थीटा सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो PS है वो कितना है आपका, स्मॉल b है कि नहीं है, क्योंकि हमने PS और QR कितना माना था, B माना था, ठीक है, करेक्ट है। जो PQ पे, ये जो P पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, जो F2 होगा इस तरीके से होगा, और जो S पे जो फोर्स लगेगा वो F4 जो होगा वो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। अब ये देखिए कि हम ये इसको देख कहाँ से रहे हैं, ये जो PS साइड है इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, तो इसका जो टॉप व्यू है, ये इसका टॉप व्यू देख रहे हैं हम, ठीक है। टॉप व्यू जब आप देखेंगे तो F2 इस तरह फोर्स एक्ट करेगा और F4 आपका ऊपर की तरफ एक्ट करेगा फोर्स, ठीक है। अब इन दो फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, तो अगर आप इसको यहाँ और एक्सटेंड करिए इस लाइन को, तो ये यहाँ हो गई, और इसको भी एक्सटेंड करिए तो ये हो गई। तो अब देखिए आप, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई दोनों फोर्सेस के बीच में, ये आपका F2 हो गया ये, ठीक है, और F4 हो गया आपका ये देखिए ये आपका F2 हो गया, F2 का डायरेक्शन ये हो गया, F4 का डायरेक्शन हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई ना, तो ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको नाम ले लेते हैं N, इसका नाम लिख लेते हैं N। तो इन दो फोर्सेस के बीच में, F2 और F4 फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो गई आपकी PN, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PN, कोई डाउट नहीं है। अब हमें PN की वैल्यू को निकालना है, ध्यान दीजिए, अब हमें क्या निकालना है, PN की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए ये पूरा एंगल 90 है, दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, यहाँ से इसको देखिए ये पूरा का पूरा एंगल आपका 90 है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, वहाँ जगह नहीं है, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस
थीटा। कोई डाउट? देखिए ये पूरा एंगल आपका 90 हो गया, ये एंगल थीटा है ही, हमने सपोज किया है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। फिर देखिए ये भी आपका 90 डिग्री है, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो इस एंगल को देखिए, अब अगर हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला, जिसमें ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका 90, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अब आपका थीटा। ठीक है, आपके पास समझ में आ गई? तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा आपका थीटा। कोई डाउट? ये आपका 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब बात करेंगे हम ट्रायंगल PSN की या PNS का। ये इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल PNS की। तो इसमें देखिए हमें क्या चाहिए, PN चाहिए, ठीक है, हमें PN चाहिए, और हमें पता कौन सी वैल्यू है, ये PS वैल्यू पता है। तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा, यानी कि हाँ लंब होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि ये आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज होता है, आपका साइन थीटा होता है। तो आप साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी PN अपॉन PS। इतना आपको समझ में आ गया? देखिए समझ लीजिए, बच्चे इस फिगर में कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लिख तो वो याद तो कर लेते हैं कि PN की वैल्यू B साइन थीटा है, बहुत इजीली याद हो जाती है हमें, ठीक है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि B साइन थीटा आया कैसे। ध्यान रखिएगा, आपका ये एंगल थीटा है, पूरा एंगल 90 है, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। फिर हमको क्या चाहिए, हमको किस किस के टर्म में चाहिए, हमको PN चाहिए हमें, और PS की वैल्यू हमें पता है। तो ये आपका इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज होता है, आपका साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया PN अपॉन PS, और PN की वैल्यू तो हमें पता करनी है, PS की वैल्यू हमें पता है B। कोई डाउट नहीं ना? तो ये हो गया साइन थीटा। तो यहाँ से PN की वैल्यू आ गई B साइन थीटा, आ जाएगी PN इक्वल्स टू हो जाएगा B साइन थीटा। ठीक है, तो इस PN की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो अब आ जाएगा आपका ILB इंटू B साइन थीटा। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, जो हमारी लंबवत दूरी थी, वो कितनी आ गई हमारी B साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए I हो गया, अब L इंटू B, ये L इसको ले रहे हैं, उसको ले रहे हैं, तो ये आपका कितना हुआ, तो जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, यानी कि जो आपका आयताकार का जो आपका आयत का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा के चौड़ाई। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसकी जगह आप सिंपली लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, तो जगह IAB साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने टॉर्क का फॉर्मूला निकाला। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया आपका आघूर्ण का बल, आघूर्ण का फॉर्मूला क्या आया, IAB साइन थीटा। ठीक है, और अगर आपका ये जो कॉइल है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो, यानी जो कुंडली है अगर उसमें n नंबर ऑफ आपके टर्न्स हो, तो तब आप उस केस में जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा आपका NIAB साइन थीटा। आपने सिंपली क्या करना है, n को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर आपका कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है या फिर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, आपने जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो उस केस में उस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, लेकिन आपका टॉर्क होगा, और टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो IAB साइन थीटा होगा। और अगर जो आपकी कॉइल है, कुंडली है, उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो उस केस में सिंपली आपने n को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बाकी फोर्स का डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, फोर्स का डायरेक्शन आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो फोर्स का डायरेक्शन है, किस तरीके से हमने फोर्स का डायरेक्शन निकाला और किस तरीके से हमने इस PN को भी निकाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।